जो इस मौका पर दूर होने की बजाय मजीद गहरा हो गया था। जब इंस्पेक्टर जाहिद की हदायत पर पुलिस वालों की नफरी इस घर के गिर्द फैल गई, जाहिद हमें अपने 2 माहतहतों के साथ लेकर घर के खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गया। इसके दोनों माहतहत ओहदे में ASI और हेड कांस्टेबल थे। अंदर जाने से पहले मैं अव्वल खान के इमा पर उसकी गाड़ी में से अपरेटस निकाल लाया था जो खामोश था। शायद ईगल 2 ने हमारी गैर हाजिरी में मुजरिमों के बारे में अपनी मुकम्मल रिपोर्ट सुना दी थी और बंधे हुए मुजरिमों को यकजा करने में मसरूफ हो गया था। दरवाजे से चंद कदम के फासले पर स्ट्राइक यूनिट का एक मुसल्ला कमांडो मुस्तैदी से खड़ा हुआ था। अव्वल खान की मौजूदगी में उसकी तरफ से किसी तारुज़ की गुंजाइश नहीं थी। अंदरूनी कमरों से मुतअद्दिद अफराद के बोलने और चलने फिरने की आवाज़ें आ रही थीं। मुजरिमों को जहरीले धुएं के असर में लाकर बेहोश किया जा चुका था, इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो आवाज़ें स्ट्राइक यूनिट के कमांडोज की थीं। ईगल 2 को किसी तरह इत्तला मिल गई थी कि अव्वल खान कुछ पुलिस अफसरान के साथ अंदर दाखिल हो चुका था। उसने रास्ते ही में हम लोगों का इस्तकबाल किया और बताया कि इमारत की निचली और ऊपरी मंजिल से कुल 8 बेहोश अफराद पकड़े गए थे। इन सब के हथियार और मैगजीन इनके करीब से मिले थे। इनमें से एक कैदी का दाहिना शाना बहुत बुरी तरह जख्मी था। दर्द की शिद्दत की वजह से वो जख्मी बेहोशी की हालत में भी रह रह कर करा रहा था। ईगल 2 ने सबसे ज्यादा सनसनीखेज खबर यह सुनाई कि ऊपर के कमरे में एक लाश मिली थी। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इसके धाने में हथियार की नाल डालकर खोपड़ी की तरफ इस तरह फायर किया गया था कि चकराती हुई गोली अपने साथ पूरा भेजा निकाल ले गई थी। मुतवफ़ी के जख्म से रवां ताज़ा खून से पता चल रहा था कि उसके कत्ल को ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। मेरे लिए वो इस मुहिम के सबसे अहम खबर थी। मुझे पूरा यकीन था कि ईगल 2 की दरियाफ्त की हुई लाश जोशी की होगी। इस रात राजा के हाथों वही कत्ल हो सकता था। राजा चोपड़ा के इशारों पर चल रहा था। चोपड़ा की पूरी कोशिश थी कि जोशी को उसके दुश्मनों की दस्तरस से दूर रखा जाए। हालात व वाक़यात के बिना पर उसने समझ लिया था कि जिस तरह वो जोशी के जरिए वीरा और फिर डैनी तक पहुंचना चाह रहा था, बिल्कुल इसी तरह वीरा जोशी को अपना आलाकार बनाकर चोपड़ा का काम तमाम करना चाह रही थी। राजा के आदमियों ने अव्वल खान और इसके साथी को किसी कीमत पर जोशी के घर तक नहीं पहुंचने दिया। दरमियान में जरा सी मोहलत मिलते ही वो जोशी को जबरदस्ती उठा लाए। मुतवफ़ी के बंधे हुए हाथ पैर इस बात के गवाह थे वो अपनी मर्जी से सईदाबाद के इस मकान में नहीं पहुंचा था। किसी वजह से जोशी इस कदर अहम था कि चोपड़ा हर कीमत पर उसे जिंदा रखना चाहता था, वरना कोई भी शख्स नहायत बेखौफी से जोशी को उसके घर में मार सकता था। वो लोग उसे उठाकर सईदाबाद ले आए। वहां हमारे हमले के बाद राजा को इदराक हो गया कि जोशी का मामला उसकी तवक्का से ज्यादा संगीन है। उसके पीछे लगे हुए लोग आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। जब उसके आदमी स्ट्राइक यूनिट के साथ फायरिंग का तबादला कर रहे थे तो ये खतरा भांप गया कि जोशी किसी भी वक्त उसकी गिरफ्त से निकल जाएगा। उसे हमारी तहवील से बचाने के लिए उसने जोशी को राह से हटाने का इरादा किया और उसके हल्क से खोपड़ी में गोली उतार दी। जोशी के मामले में हमारी भाग दौड़ राय कहाँ गई थी। हमारे हरीफ हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करने में कामयाब हो गए थे। राजा के हाथों जोशी की मौत का यकीन हो जाने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि राजा के लिए जिंदगी ऐसी जहन्नुम बना दी जाएगी कि वह गिड़गिड़ा कर अपनी मौत की दुआएं मांगता रहे, लेकिन उसकी जिंदगी का सिलसिला दराज से दराज तर होता चला जाए। उसका ये जुर्म नाकाबिले मुआफी था कि वो रकम के लालच में ड्रावालों के हाथ बिका हुआ था। चंद सिक्कों के लिए उसने अपनी लगाम चोपड़ा के हाथों में दे दी थी। मेरा जहन तेजी के साथ काम करता रहा। इस दौरान में ईगल 2 हमें उस कमरे में ले गया जहां 8 बेहोश कैदी बने हुए पड़े थे। जाहिर ने इन कैदियों पर पहली नजर डालते ही मायूसी से ऐलान कर दिया कि इनमें राजा शामिल नहीं था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सब इंस्पेक्टर जाहिद का इंकशाफ किसी घोंसे की तरह मेरे सीने पर पड़ा हो। इनमें इसके सारे खास आदमी मौजूद हैं। जाहिद ने कैदियों का करीब से जायजा लेते हुए कहा, मुझे हैरत है कि इसके बावजूद वो गायब है। इनमें कम अज कम 3 आदमी ऐसे हैं जो साये की तरह हर वक्त उसके साथ रहते हैं। फिर वो कहाँ गया? अव्वल खान ने गंभीर लहजा में सवाल किया। मुझे शुबा है कि इब्तिदा में वो यहीं था। उसी की हदायत पर तुम लोगों पर फायरिंग शुरू की गई। जाहिद ने पुरख्याल अंदाज में अपना नजरिया पेश करना शुरू किया। किसी मरहले पर उसको अंदाजा हो गया कि उसके आदमी ज्यादा देर तक जमकर नहीं लड़ सकेंगे। वो इन्हें मुकाबले में मसरूफ छोड़कर खामोशी से फरार हो गया। मगर कहाँ और कैसे? अव्वल खान ने अपने हाथ पर हाथ मार कर पूछा। बाहर हम मौजूद थे। यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी बाहर नहीं गया। तुमने मकान को 3 अतराफ से घेरा हुआ था। जाहिद ने तहम्मुल से जवाब दिया। चौथी समत में मकानों का सिलसिला है। वो दीवारें फलांगता हुआ अंदर ही अंदर कहीं निकल गया होगा। फिजा जबरदस्त फायरिंग से लर्ज रही थी। इलाके की पूरी आबादी कोनों खुदरों में दुबकी
خوف سے کانپ رہی ہوگی۔ کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ راجہ کس کس کے مکان سے ہوتا ہوا فرار ہوا ہے۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس گھر میں تہہ خانہ ہے، نہ کوئی خفیہ راستہ۔ بھاگنے کے لیے اس نے پڑوس کے گھروں کی راہ اختیار کی ہوگی۔ وہ لاش کہاں ہے؟ اول خان نے ایگل 2 سے پوچھا، پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، وہ لاش راجہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اول خان کے ذہن پر امید کا راج تھا۔ میں نے اس کی خوشگمانی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لاش دیکھتے ہی زاہد سچ کا انکشاف کر سکتا تھا۔ اس بار اسٹرائک یونٹ کے اراکین وہیں رکے رہے۔ زاہد نے بھی اپنے ماتحتوں کو وہیں رکنے اور قیدیوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا اور ہم تینوں ایگل 2 کے ساتھ زینو کی طرف چل دیے۔ لاش کی حالت بہت خراب ہے۔ ایگل 2 نے راستے ہی میں ہمیں آگاہ کیا۔ کھوپڑی کا بیشتر حصہ اڑا ہوا ہے، بھیجا چھت پر چپکا ہوا ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید تینوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ پہلی منزل کا وہ کمرہ باقی کوئی قید خانہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں برہنہ فرش پر پڑی ہوئی لاش کی حالت عبرتناک تھی۔ عام آدمی کے لیے اسے نگاہ بھر کر دیکھنا محال تھا۔ پھٹا ہوا دہانہ بگڑا ہوا تھا، پیشانی موجود تھی مگر سر کا پچھلا حصہ گولی کے ساتھ اڑ کر چھت سے لوتھڑوں کی شکل میں چپک گیا تھا۔ میں نے جھک کر زخم پر نگاہ ڈالی تو وہ ہر لحاظ سے تازہ تھا۔ زخم پر جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں کی سرخی سیاہی میں تبدیل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے، یہ راجہ نہیں ہے، زاہد نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے نہیں جانتا۔ 8 زندہ قیدیوں سے میں کسی نہ کسی حد تک واقف ہوں۔ ہمارا کام ادھورا رہ گیا۔ اول خان نے متاسفانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تمہاری دانست میں یہ لاش کس کی ہو سکتی ہے؟ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے مایوسی کے غلبے کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی باندھے ہوئے ہیں، یہ جوشی ہو سکتا ہے۔ اگر تم مجھے اس لاش کے بارے میں کچھ بتا سکو تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ زاہد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرا اندازہ درست ہے تو یہ بمبئی بازار میں رہتا تھا۔ اس علاقے کے تھانے سے تمہیں پوری تفصیل مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا۔ ساری محنت اکارت گئی، اسے قتل کر دیا گیا اور راجہ بھاگ گیا۔ اول خان نے مایوسی سے کہا، اب یہ سیدھا سادہ تمہارا کیس ہے، اس میں STF کا ذکر نہیں آئے گا۔ زاہد نے اسے تائید چاہی۔ ہرگز نہیں، اول خان نے سختی سے کہا، تمہارا یہ سوال غیر ضروری ہے، خیالی چیزوں کا کسی ریکارڈ میں ذکر نہیں آتا۔ سوری سر، میں پوری بات سمجھ گیا، اپنے افسران بالا کو بھی سمجھا دوں گا۔ زاہد نے مستعدی سے کہا، تم ان قیدیوں کو جانتے ہو، ان کی زبانیں کھلواؤ، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ راجہ کہاں ہے۔ میں نے زاہد کو تلقین کی، تم بے فکر رہو، راجہ اس علاقے کا سب سے مضبوط بدمعاش ہے، کسی طرح گرفت میں نہیں آتا تھا۔ اب اس کے آدمیوں پر ہاتھ پڑ گیا ہے تو میں ان سے کھایا پیا تک اگلوا لوں گا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں طوطوں کی طرح بولنے لگیں گے۔ ہم نیچے پہنچے تو قیدیوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ یہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کے اعصاب معاف ہیں۔ اول خان نے پولیس والوں کو مشورہ دیا، یہ 8 سرکاری مہمان خانے میں جا کر ہی آنکھیں کھولیں گے، انہیں یہاں سے لے جانے کی تیاری کرو، اس میں وقت لگے گا۔ زاہد نے اپنی مجبوری بیان کی، معاملہ قتل کا ہے، جب تک DSP وغیرہ لاش کا معائنہ نہ کر لیں ہم یہاں کی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتے۔ اول خان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور زاہد کے ساتھ باہر چل دیا۔ زاہد نے قیدیوں پر محنت کرنے کا وعدہ دہرا کر ہمیں بہت تپاک سے رخصت کیا۔ اسٹائک یونٹ کا اسکواڈ اول خان کی ہدایت پر تیزی سے اسٹیشن 4 کی طرف روانہ ہو گیا۔ اول خان کی گاڑی خاصے فاصلے سے ان کے پیچھے تھی۔ صبح کے 4:30 بج چکے تھے۔ فضا میں نسیم سحری کے جھونکے تیر رہے تھے، کہیں کہیں سے پرندوں کے چہچانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، مگر آسمان پر بدستور رات کی گہری سیاہی کا راج تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم اجالا ہونے سے پہلے گھر واپس پہنچ جائیں گے۔ وقت کچھ برا آ گیا ہے۔ راستے میں اول خان مزمحل آواز میں بڑبڑایا، ہر طرف سے مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب مسلسل کامیابیاں حاصل ہو رہی ہوں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات توقعات کی ہوتی ہے۔ تم انل کو بہت مشکل شکار سمجھ کر بھارت کے لیے روانہ ہوئے تھے، اسے آسانی سے مار کر تم کو سچی دلی خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ میں جوشی اور راجہ کو کسی گنتی میں نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن دونوں ہمیں چونا لگا گئے۔ کلک صرف اس بات کا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ راجہ کے فرار کی خبر پاتے ہی تم اچانک بد دل ہو گئے تھے، ورنہ میں مزید کچھ وقت وہاں گزارنا چاہ رہا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ چھان بین میں شامل ہو کر ہم بہت سی نئی باتیں معلوم کر سکتے تھے جن سے آئندہ مدد مل سکتی تھی۔ سب بیکار تھا۔ ہم تفتیش، چالان اور مقدمے والے لوگ نہیں ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ راجہ اپنے گھر کی حدود میں نہیں تھا، وہ کہاں سے اور کیسے نکل بھاگا یہ جاننے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ اپنی ناکامی پر میں واقعی بد دل ہو گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ راجہ اس قدر چالاک ثابت ہوگا۔
मैंने एतराफ़ किया। तुम्हारी तरह मैं भी यही सोच रहा था कि हम अचानक उसे घेरेंगे और किसी खौफजदा चूहे की तरह पकड़कर स्टेशन 4 ले जाएंगे। वहां मार मार कर उससे सब कुछ उगलवा लिया जाएगा। आम दादागीर और बदमाश इतने चालाक नहीं होते। अव्वल खान ने सड़क से अपनी नजरें हटाए बगैर पुरख्याल अंदाज में कहा, वो कानून के मुहावजों में छुपी हुई काली भेड़ों की मिली भगत से अपने धंधे चलाते हैं और गिद्धोपेश से बहुत ज्यादा बखबर नहीं होते। बुरा वक्त आने वाला होता है तो तनख्वाहदार मुखबर इन्हें पहले से होशियार कर देते हैं और वह बर वक्त ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं। अचानक कोई नागहानी उफ्ताद सर पर आन पड़े तो कानून को ललकारे बगैर हथियार डाल देते हैं। राजा का मामला ही मुख्तलिफ निकला। इसके तौर तरीके बड़े गिरोह बंदों जैसे हैं। तुम्हें जाहिद से कुरीदना पड़ेगा कि राजा का माजी भी ऐसा ही रहा है या वो आजकल नए तौर तरीकों पर चल निकला है। मुझे शुबा हो रहा है कि उसकी पुश्त पर कोई और है जो उसे चला रहा है। अब तक के वाक़यात से यह बात खुल चुकी है कि चोपड़ा ने उसके सर पर अपना हाथ रखा हुआ है। वो दिल खोलकर राजा की मदद न कर रहा होता तो उसके आदमी बम्बई बाजार की गुंजान आबादी में मेरा मुकाबला न करते। भारतीयों ने हमारी जिंदगी मफलूज करने के लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोले हुए हैं। चोपड़ा एक रवायती सफ़ेद पोश मुजरिम है। वो राजा को वसाइल फराम कर सकता है लेकिन कानून से मुकाबले और फरार के कुर नहीं बता सकता। मुझे राजा का मामला ज़्यादा गहरा और पुरस्कार मालूम हो रहा है। अब हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। तुम्हारी ये बात समझ में आती है? अव्वल खान सर हिलाते हुए बोला। जलाल के कंप्यूटर पर चोपड़ा का रिकॉर्ड बेताग है। वो पैसे के जोर पर और अपना दामन बचाकर काम निकालना जानता है, लेकिन मुजरमाना मनसूबाबंदियों के रमूस नकात से खेलना उसके बस से बाहर है। सड़क का हल्का सा खम तय करते ही हमें आगे भीड़ भाड़ नजर आने लगी और अव्वल खान ने बेसाख्ता अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। राजा के अड्डे की तरफ जाते हुए हम शेर शाह से गुजरे थे तो वहां हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। हम किसी रुकावट के बगैर वहां से घूमकर हब रिवर रोड पर मुड़ गए थे, लेकिन इस वक्त वहां मुतअद्दिद गाड़ियां रुकी हुई नजर आ रही थी। इसी के साथ सड़क पर काफी अफराद भी मौजूद थे। मालूम होता है कि आगे कोई हादसा हो गया है। अव्वल खान ने अपनी राय जाहिर की। रुकने की बजाय अपना रास्ता बनाकर आगे निकलने की कोशिश करो या फिर गाड़ी वापस घुमा लो, हम अंदर से होकर निकल जाएंगे, मैंने मशवरा दिया। करीब पहुंचने पर रास्ता बिल्कुल मसदूद मिला। लोगों ने बौखलाहट में अपनी गाड़ियां सड़क पर बेतरतीबी से रोकती थीं। रही सही कसर आसपास से जमा होने वाले लोगों ने पूरी कर दी थी। अव्वल खान ने गाड़ी रोककर एक आदमी से मालूम किया तो हमें पता चला कि कुछ देर पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर तंग चौराहे की दीवार पर चढ़ गई थी। धमाके की आवाज सुनकर थड़ों, दुकानों और घरों में सोए हुए सब लोग हड़बड़ाकर बाहर निकल आए थे। वहां से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियां भी जाए हादसा पर रुकती चली गईं और यूं थोड़ी देर में वहां ट्रैफिक जाम हो गया। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी के जख्मी ड्राइवर को एक टैक्सी में डालकर अस्पताल ले जाया जा चुका था, लेकिन तमाशाइयों की चहल पहल बरकरार थी। गनीमत यह था कि सुबह की अवलीन हवाओं के खुनक झोंकों ने हजूम का मूड नहीं बिगड़ने दिया था। हर शख्स रजाकाराना तौर पर हमें रास्ता देने के लिए तैयार था। अव्वल खान ने वहां रुककर रास्ता साफ होने के इंतजार में अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय स्टीयरिंग पर अपने कमालात दिखाने को तरजीह थी और हम रींग रींग कर इंसानों और गाड़ियों के इस अंभों से निकलने में कामयाब हो गए। इस मुख्तसर से हिस्से से आगे सड़क दूर दूर तक साफ थी। हम उफक पर उजाले की कोई किरण नमूदार होने से पहले घर पहुंच गए थे। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि वीरा और सुल्तान शाह का मूड खुशगवार था। इन दोनों में अगर कोई झड़प हुई भी थी तो उसके असरात ज़ाइल हो चुके थे। तुम दोनों बहुत जल्द वापस लौट आए। मालूम होता है कि नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वीरा ने अपनी बेरहमाना राय के इजहार के लिए किसी तमहीद का तकल्लुफ के बगैर कह डाला, यह बड़ी कामयाबी है कि हम सही समत में काम कर रहे हैं। अव्वल खान ने बैठते हुए जवाब दिया, राजा कोई गैर मुतल्लिक आदमी नहीं है। जोशी उसकी तहवील में था। राजा ने खतरा सर पर मंडलाता देखकर उसे मार डाला और खुद भाग गया। तुम एक लाश की दरियाफ्त को कामयाबी समझते हो तो समझते रहो, मैं तो उसे नाकामी कहूंगी कि राजा तुम्हें जुल देकर निकल गया। वीरा ने सिगरेट का कश लेकर कहा, वो ज्यादा देर तक हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। अव्वल खान ने तलखी से कहा, अब हम उसकी राह पर लग चुके हैं। यह सब नफसा नफसी की नाहूसत है जो हम एक के बाद दूसरी नाकामी का मुंह देखते चले आ रहे हैं। वीरा ने चटक कर कहा, मैंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की तो चोपड़ा अपने घर में ताला डालकर गायब हो गया। अव्वल खान ने अपना झंडा बुलंद करना चाहा तो जोशी फिसल कर हाथ से निकल गया। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर राजा के पीछे गए तो वो जुल दे गया। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सिर्फ इत्तिफाक में बरकत है। कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। क्यों ना जाहिद को फोन कर लिया जाए, हो सकता है कि उसे कुछ बातें मालूम हुई हों। मैंने वीरा की तकरीर को नजरअंदाज करके अव्वल खान से कहा, बेसूद है। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर जवाब दिया, अभी वो थाने नहीं पहुंचा होगा।
लाश मिलने के बाद जाए वारदात पर उसका काम बहुत बढ़ गया है। बेकार बैठकर अपने ज़हन और जिस्मों को थकाने से बेहतर होगा कि हम चारों भी गजाला की तरह कुछ देर आराम कर लें। यह सुबह और रात का आखिरी संगम है, हो सकता है कि नींद आ ही जाए। सुल्तान शाह ने हल्की सी अंगड़ाई लेकर तजवीज़ पेश की। अव्वल खान ने यकायक अपनी जगह छोड़ दी और कहा, मैं भी यही सोच रहा था, मैं चलता हूँ। अव्वल खान एक तवील वक्फे से अपने अहलो अयाल से दूर हुआ था। उसने पूरी रात हमारे साथ गुजारी थी। उसे मज़ीद रुकने पर मजबूर करना मुनासिब नहीं था। वैसे भी हमारे लिए फौरी नौयत का कोई काम नहीं रहा था। हम तीनों ने खुश दिली से उसे रुखसत कर दिया। अब मुझे तफसील से बताओ कि वहाँ क्या हुआ। अव्वल खान के चले जाने के बाद वीरा मुझे पकड़ कर बैठ गई। सुल्तान शाह के बुशरे से जाहिर हो रहा था कि इस नई बाज़पुरस के सिलसिले में वो भी वीरा का हम नवा था। मैंने अपने कमरे का रुख करने के बजाय ड्राइंग रूम के सोफे पर अपने हाथ पैर फैला दिए। राजा की निशानदेही के सिलसिले में जलाल ने अपने मामूलात से हटकर मेरी गैर मामूली मदद की थी और मैंने उससे वादा किया था कि इस बारे में कोई पेश रफ्त होते ही मैं उसे आगाह करूंगा। मैंने नाश्ते वगैरह से फारिग होकर उसके दफ्तर का फ़ोन मिलाया तो इस वक्त 11 बज चुके थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद था। मेरी आवाज़ पहचानते ही उसने फ़ोन पर चहकना शुरू कर दिया। मैंने रात को तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने मौका पाते ही कहा। मैं तुम्हारा ममनून हूं कि तुमने रिकॉर्ड की छानबीन करके राजा की निशानदेही की। चोपड़ा के मामलात में वो पूरी तरह मुलव्विस है। उसके सितारे अच्छे थे कि आज सुबह सवेरे हम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है। जलाल के उस इंकशाफ ने मुझे हैरान कर दिया। रात को तुमसे आखिरी बार बात करने के बाद मैंने अपने स्टाफ को राजा की दूर से निगरानी पर मामूर कर दिया था। इनसे मुझे पता चला कि रात को STF वाले 4 गाड़ियों में 12 अफराद के साथ वहां पहुंचे थे। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वहां एक लाश मौजूद थी। उसके खामोश होते ही मैंने लुकमा दिया। रात को बल्कि आज मुंह अंधेरे फौरी तौर पर उसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन पुलिस को उसके बारे में कोई टिप मिल गई थी। सुबह होने वाले वाकयात दोहराने के बजाय उसने नई बात शुरू कर दी। वो कह रहा था, 9 बजे मिठादर थाने का अमला जोशी के एक बेटे को लेकर वहां पहुंचा और उस लड़के ने अपने बाप को शनाख्त कर लिया। मुझे यकीन है कि राजा ने उसे चोपड़ा की हदायत पर मारा होगा। मैंने इब्तिदा में महसूस कर लिया कि जोशी कोई अहम बात जानता था और चोपड़ा उसे हर कीमत पर अपने दुश्मनों से दूर रखना चाहता था। इसकी जोशी से दोस्ती थी, वो उसे मरवाने पर आमादा नहीं था, लेकिन खेल बिगड़ता हुआ देखकर उसे वो नागुज़ीर फैसला करना पड़ गया। वेरी गुड। रिसीवर पर उसकी तहसीन अमेज आवाज़ उभरी। इस बारे में मेरी और तुम्हारी सोच यकसा है। वो जोशी को मरवाना चाहता तो उसके घर में ही मरवा सकता था। उसे वहां से उठवाने की जरूरत नहीं थी। राजा के हाथ आने के बाद ये गुत्थी सुलझ सकेगी कि जोशी की क्या अहमियत थी। मैंने कहा, इस बारे में शायद राजा कुछ नहीं बता सकेगा। असल जवाब सिर्फ चोपड़ा दे सकता है। इसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा। STF वाले उसके मुकफ्फिल घर की निगरानी कर रहे हैं। किसी ने उधर का रुख करने की कोशिश नहीं की। वो अपने कौंसल खाने में दुबका हुआ होगा। कब तक वहां छुपा रहेगा? किसी न किसी वक्त उसे बाहर आना पड़ेगा। जलाल की आवाज में तलखी तर आई। अब नई इतला यह है कि वनोद की पोस्टिंग कराची के कौंसल खाने में कर दी गई है। वहां हमारे 2 शिकार जमा हो चुके हैं। वनोद के बारे में जलाल मुझे पहले ही बता चुका था कि वो अपने तकर्रुर की दस्तावेजात के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुका था।